अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है, थर्ड सेमिस्टर में जो आपका सिलेबस में दिया है मॉडर्न इंडिया एंड मॉडर्न कश्मीर, तो मैंने आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया है अपनी यूट्यूब चैनल पे। इसके लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, आप प्लीज़ वहाँ जाके देख लीजिए एक बार। आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यूनिट 3 भी मैंने एक ही लेक्चर में, एक मैराथन इसका मैंने लेक्चर लिया 1 घंटे का है। तो मैंने आपको ए टू जेड इसमें जो भी है, पहला टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, वो पूरा पूरा कवर किया है मैंने आपको। और जो फोर्थ यूनिट है, मैंने आपको ये भी मैंने आपको एक ही लेक्चर में 1 घंटे का है, 1 घंटे से थोड़ा कम ही है, थोड़ा 5-6 मिनट। तो इसमें सारा कुछ मैंने आपको कवर किया है। तो अब जो यूनिट सेकंड है, इसको मैं टॉपिक वाइज कवर करूँगा, क्योंकि मैराथन बहुत बड़ा बन जाएगा, फिर 3-4 घंटे का बनेगा, लगभग 3 घंटे का। तो मैं इसको क्या करूँगा बाय क्वेश्चन। देखिए, आज के लेक्चर में आपको मैं फाउंडेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस एंड इट्स रोल एंड फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग आपको मैं ये आज कराऊंगा, और इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में आपको मैं ये 2 टॉपिक्स कराऊंगा, मैं 2 वीडियोज़ इस पर बनाऊँगा। तो चलिए, अब हम बिना टाइम वेस्ट करे अपना लेक्चर जो है शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स रोल। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी इंडिया में। इससे पहले भी बहुत बहुत मतलब ऑर्गेनाइजेशन बने थे। ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन मतलब जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल हो, और वो कोई जनरल जनरल कंसर्न के लिए कुछ मतलब आवाज़ उठाए, मतलब मास्टर से। सपोज़ कि आप मतलब घर में 3-4 भाई हो, और आप एक एसोसिएशन बनाओगे। क्यों आप एसोसिएशन बनाओगे? किसके खिलाफ? आपका मास्टर है घर में, कौन? वो आपका बाप है, फादर है। मतलब आपकी अगर आपकी डिमांड वो पूरी नहीं कर रहा है, तो आप एक ग्रुप बनाओगे, आपका ग्रुप होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। और आप किसके खिलाफ, मतलब आपका कोई जनरल इशू होगा, जनरल कंसर्न होगा, आप वो किसको बताओगे? फादर को। और उसी मतलब उसी ग्रुप के थ्रू आप मतलब रिक्वेस्ट करोगे, पिटिशंस भेजोगे अपने फादर को, प्लीज़ हमारी ये बात सुनो। वैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस काम कर रही है यहाँ पे। किनको? इसका मास्टर होता है इंडिया, ये क्या होते हैं, बोलते हैं उसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होता है पहले, ठीक है। क्योंकि 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो फिर एबॉलिश होती है, उसके बाद डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का रोल होता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मास्टर होता है वो होता है ब्रिटिश क्राउन। देखिए, इन नेशनल 1885 में आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, लेकिन इससे पहले एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बनती है 1883 में। वो एक डिसाइड करती है कि हम इनविटेशन करेंगे पब्लिक को, कि पब्लिक में जो आदमी वगैरह है, हम एक एसोसिएशन बनाएंगे, हम कुछ डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस, कुछ मतलब क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो हमारे जनरल कंसर्न है, मतलब जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज है, पॉलिटिकल कंसर्न है, हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन कौन बनाता है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये एक रिटायर्ड होता है ब्रिटिश का। इसके बाद क्या होता है? देखिए, ये जो दो बनते हैं ना इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, लेकिन इससे पहले दो बनती है। एक होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और दूसरी होती है इंडियन नेशनल यूनियन। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इंडियन नेशनल यूनियन मर्ज्ड टू फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये दोनों मर्ज होती है, ये दोनों मतलब कंबाइन होती है, और ये एक ही एसोसिएशन बनाती है जिसका नाम होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो कि आपकी कब बनती है? 28 दिसंबर 1885 में आपकी आईएनसी बनती है, मतलब फॉर्मेशन होती है इसकी। देखिए, जो फर्स्ट मीटिंग होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसको कौन, अगर आपको आएगा कि मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने फॉर्म की, वो होता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। देखिए, इसकी जो पहली मीटिंग होती है वो एओ ह्यूम करता है कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कब? 28 दिसंबर 1885 में, बम्बई में। देखिए, इसका जो पहले जो मीटिंग रखी थी, उसका मतलब उसकी जगह कुछ और रखी थी। वो रखी थी मतलब पूना। लेकिन क्या हुआ कि पूना में क्लोरिया मतलब ब्रेक हुआ, मतलब वहाँ पे कुछ बीमारी फैल गई। तो इसी के कारण इनको पूना मतलब जो जगह थी वो चेंज करना पड़ा, और इन्होंने फिर मीटिंग कहाँ पे की? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि बम्बई में है, फिर वहाँ पे इन्होंने मीटिंग की, ठीक है, 1885 में। पहली मीटिंग में 72, पहली मीटिंग में कौन प्रेसिडेंट थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। और इसके और ये एसोसिएशन कितने के साथ इसने अटेंड की? 72 डेलीगेट्स। लेकिन जब इसकी सेकंड मीटिंग होती है आईएनसी की, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये याद याद रखना, ठीक है। 1886 एक साल के बाद कितने डेलीगेट्स होती है? ये 72 से लेके 1436 में। देखिए मतलब कितनी इंक्रीज होती है इसमें। और आपको ये याद रखना है, कदम्बिनी गंगोली वॉज द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी टू एड्रेस कांग्रेस सेशन।
और ये आपको यहाँ पे थोड़ा क्विक डाइजेस्ट मतलब इंपॉर्टेंट है, बेसिक फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का, डब्ल्यूसी बनर्जी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, वो थी एनी बेजेंट। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी में, वो था बदरुद्दीन तायब जी। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन था, जॉर्ज जूल। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, इसमें सरोजनी नायडू। गांधी एक ही सेशन में मतलब आईएनसी का प्रेसिडेंट बनता है, पूरी आईएनसी में एक ही बार प्रेसिडेंट बनता है, वो होता है 1924 में जो बेल्जियम सेशन होता है उसी में प्रेसिडेंट बनता है गांधी जी। JL नेहरू बनती है इसके प्रेसिडेंट 1929 लाहौर सेशन में। और सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बनते हैं 1938 में हरिपुरा सेशन में। और JB कृपलानी होता है कांग्रेस का प्रेसिडेंट जब हम आज़ाद होते हैं आईएनसी प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये से यहाँ से आपने थोड़ा बेसिक बेसिक मैं समझ लिया सब कुछ। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन होती है उस टाइम वाइसराय कौन होता है इंडिया में, उस टाइम वाइसराय होता है लॉर्ड डफरिन। ये आपको याद रखना है, डफरिन वाज द वाइसराय एट द टाइम ऑफ आईएनसी फॉर्मेशन। ठीक है, देखिए आईएनसी कब बनती है 1885 में, लेकिन 1870 से लेके 1880 तक एक मतलब एक ग्राउंड प्रिपेयर हुआ था मतलब इंडिया में कि अब हम आप कुछ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं जो कि मतलब क्या होगी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मतलब पूरे इंडिया के मेंबर्स होंगे। तो जो फाइनल शेप दिया था इस आइडिया को वो किसने दिया था, को किसने दिया था, वो एक रिटायर्ड था जिसका नाम था एलन ओक्टेवियन ह्यूम। वो एक मतलब ब्रिटिश का ही था। और वो फर्स्ट सेशन करता है आईएनसी का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज 28 दिसंबर 1885 में, जो मैंने आपको पहले बोला। और प्रिल्यूड टू दिस सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले दो बनती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इंडियन नेशनल यूनियन, जो कि मतलब मर्ज होती है और वो क्या बनाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। और उसको कौन प्रेसाइड करता है, वो मतलब उसको कौन हेड करता है, वो होता है WC बनर्जी। ये मैंने आपको पहले ही समझाया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, देखिए ये आईएनसी थी ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हर साल एवरी ईयर कब मिलती थी, ओनली दिसंबर में। देखिए मतलब ये हर साल मिलती थी। आईएनसी मेट एवरी ईयर इन दिसंबर। लेकिन हर टाइम इसकी जगह अलग अलग होती है। मतलब अगर इसने मतलब सपोज अगर इसने 1886 में बंगाल में एक सेशन किया और 1887 का जो सेशन होगा आईएनसी का वो किसी और जगह होगा, ना कि बंगाल में होगा। क्योंकि अगर ये एक ही जगह इस पे रखते मतलब एक ही जगह पे सेशन करते फिर हम बोलते थे ये कोई रीजनल मतलब एसोसिएशन थी, रीजनल पार्टी, क्योंकि मतलब इसमें था शायद कुछ रिलीजनलिज्म है, एक ही जगह का इसका मकसद है। लेकिन इसलिए क्या मतलब इसको अवॉइड करने के लिए इसको नेशनल बनाने लिए कि इसको नेशनल बनाने के लिए मतलब लोगों को लगे कि हाँ ये एक नेशनल एसोसिएशन है जिसमें मतलब हर कोई है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ये हर टाइम एवरी ईयर इन दिसंबर दिस आईएनसी वाज मेट इन कंट्री ईच टाइम इन डिफरेंट एरिया। मतलब हर जगह हर सेशन में इसकी एक अलग अलग जगह होती है और यह दिसंबर में मिलती थी हर जगह हर टाइम, ठीक है, आपको याद रखना है। तो दादा भाई नौरोजी इसके मतलब थर्ड टाइम प्रेसिडेंट रहे आईएनसी के। और 1890 में कदम्बिनी गंगोली वो फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जो मतलब सेशन करती है किसकी आईएनसी की। देखिए आप यहाँ से बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब इसमें इशू है। देखिए कुछ बोलते हैं कि क्या ये इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सेफ्टी वैल्यू था। हम बोलते हैं ना कुछ जब प्रेशर कुकर होता है जब वो मतलब इसकी जो फिर जब वो उसमें मतलब जैसे तथ में सुन पल्स कंप्लीट गसन पछ सिटी आख मिलन तच नेरन सो प्रेशर सोरे नेबर छना क्या माज वाज रन ये पे मतलब सिटी आख लगन ये बासन कंप्लीट गए तथ सिटीम हूँ नेरन। वैसा ही यहाँ पे हम बोलते हैं कि क्या ये जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस थी क्या ये मतलब एक सिटीम की तरफ थी इंडिया लोगों के लिए, मतलब वाज इट है सेफ्टी वैल्यू। देखिए सेफ्टी वैल्यू का मतलब यहाँ पे है जो एलन ओक्टेवियन ह्यूम था ना, इसने अंग्रेज़ों को बोला, देखिए इसने अंग्रेज़ों को यहाँ पे बोला कि आप आईएनसी को बनने दीजिए, कि मतलब ये इंडिया वाले जो बना रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप इनको मत रोकिए, आप इनको बनाने दीजिए। अपनी मतलब ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहती है, आप इनको मतलब रोको मत, आप इनको बनाने दीजिए, आप इनको मत रोको। ये किसका कहना है, एलन ओक्टेवियन ह्यूम। ये एलन ओक्टेवियन ह्यूम किन को बोलता है, अंग्रेज़ों को, ठीक है। ये भी खुद अंग्रेज़ी था लेकिन ये रिटायर्ड था ब्रिटिश आर्मी में। और ये अब बोलता है बाकी जो वहाँ पे ब्रिटिश थे जो आज रोल करे उनको ये बोलता है आप इंडिया वालों को मत रोको, इनको बनाने दीजिए। क्यों बनाने दीजिए ये भी मैं आपको बोलूँगा। देखिए बिकॉज हमें पता है कि इंडियंस बेचारे मतलब पहले से ही बहुत परेशान थे कि
मतलब बहुत ही इससे पहले मतलब रिवोल्ट 1857, मतलब आपको पता है उसमें कितना लॉस हुआ है, इससे पहले भी कितने बैटल्स हुए, सब कुछ, मतलब इंडिया मतलब किसी के पास हैप्पीनेस नहीं थी। तो इसने बोला कि एटलीस्ट अगर ये इंडिया वाले चाहते हैं कुछ, मतलब ये अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहते हैं, तो हम इनको बनाने, मतलब हम इनको अलाउ करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये 11 एक्टिवम का मतलब मकसद है, ये वो सोचता है, इसलिए वो बोलता है इन ब्रिटिश वालों को मतलब ये इंडियंस थोड़ा खुश हो जाएंगे, इनको एक जगह मिलेगी, क्योंकि इंडिया वालों को मतलब आदत थी कि मतलब पिटिशनर्स मांगने की, मतलब ये हमेशा रिक्वेस्ट करते थे, पिटिशनर्स भेजे थे वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, मतलब जो मतलब हमें हमें ये कीजिए, हमारे जो टैक्स है उनको कम कीजिए, एक्सपेंडिचर कीजिए, हमारी तरह देखिए, हम मतलब हम आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो हमारे, तो ऐसे ऐसे मतलब ये 11 एक्टोम का कहना है कि एटलीस्ट ये इसी के थ्रू, आईएनसी के थ्रू अपने रिक्वेस्ट से पिटिशनर्स भेजते रहेंगे, और ऐसा काम चलता रहेगा और इंडियंस भी थोड़ा खुश रहेंगे। सो क्या हुआ, देखिए मतलब डिमांड्स मांगने की आदत थी इनको, प्रेयर पिटिशंस करते रहेंगे, इंडियंस को एक पॉलिटिकल सिस्टम की जगह मिलेगी, मतलब इनको एक पॉलिटिकल सिस्टम की जगह मिलेगी, यही मतलब पॉलिटिकल सिस्टम की जगह मतलब आईएनसी इनको मिलेगी। मतलब आईएनसी बना बना ही अंग्रेज़ों की वजह से, जो आईएनसी बना ना, अगर ये मतलब उस टाइम चाहते ये इसको मतलब रोक भी सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं रोका, क्योंकि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कन्विंस किया लॉर्ड डफरिन को, जो उस टाइम वाइसराय था इंडिया का जब आईएनसी बनी, उसने बोला कि आप मत रोको प्लीज़, आप इस आईएनसी को मतलब फार्म होने दीजिए। तो लाला लाजपत राय भी बोलते हैं कि हाँ ये एक मतलब लाला लाजपत राय एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर था, ये मैं आपको इस लेक्चर में थोड़ा आगे बताऊंगा मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में डिफरेंस क्या है। वो बोलता है कि हाँ एक सेफ्टी वैली थी, क्योंकि इंडियंस को गुस्सा उतर जाएगा, क्योंकि इंडियंस बहुत गुस्सा थे, और यही मतलब इंडियंस थोड़ा बिजी रहेंगे, इसी मतलब पेटिशंस भेजते रहेंगे, रिक्वेस्ट करते रहेंगे, थोड़ा बिजी रहेंगे इसमें। और आरपी दत्त का भी कहना है कि इंडिया वाज फार्मड इन ऑर्डर टू अवॉइड पॉपुलर अराइजिंग इन इंडिया। आरपी दत्त का कहना है कि आईएनसी इसलिए बनाई गई क्योंकि मतलब ये मतलब ब्रिटिश मतलब चाहते थे कि अब फिर से कोई मतलब बवाल ना करे इंडिया वाले, जैसे कि 1857 में रिवोल्ट किया था। और फिर मॉडर्न हिस्टोरियंस देयर ओपिनियन वाज आईएनसी वाज फार्म टू एक्सप्रेस आवर डिमांड्स, मतलब ये अपने मतलब डिमांड्स को यहाँ एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए आईएनसी बनाई थी, ये मॉडर्न हिस्टोरियंस का कहना है। देखिए अब इंडियंस क्या बोलते हैं इनको वापस रिप्ले में, ये बोलते हैं इनको, चलो हम मानते हैं कि ब्रिटिश वालों ने मतलब हम इंडियंस मतलब चलो हम इंडियंस हैं यहाँ पे, चलो अगर आप बोलते हो एओ ह्यूम ने सेफ्टी वैल्यू थ्रू लीडर्स को यूज़ किया उस टाइम, कि मतलब एओ ह्यूम ने ही मतलब कन्विंस किया लॉर्ड अफरिन को, आप इनको बनाने दीजिए, ये बिजी रहेंगे, वो सब करते रहेंगे, और हम अपना काम करते रहेंगे, ये इंडिया वाले रिक्वेस्ट पिटिशन भेजते रहेंगे, हम इनकी थोड़ी फिर रिक्वेस्ट पिटिशन एक्सेप्ट करते रहते हैं ये, लेकिन थोड़ा ये बिजी रहेंगे। लेकिन इंडिया इंडिया इनको वापस मतलब जो इंडियन हिस्टोरियंस वो इनको वापस बोलते हैं। तो फिर उसने तो उस समय के लीडर्स ने ये मतलब जो इंडियन हिस्टोरियंस ये वो बोलते हैं वापस इनको, जो मॉडर्न जो बाकी थे जिन्होंने मतलब बोला था ये सेफ्टी वैल्यू था, तो फिर हम बोलते हैं कि तो फिर उस समय की लीडर्स ने लाइटनिंग कंडक्टर की तरह इस्तेमाल किया एओ ह्यूम को। जैसा कि एओ ह्यूम का कहना है कि मैंने इन लीडर्स को सेफ्टी वैल्यू की तरफ यूज़ किया, तो हम भी इनको वापस बोलते हैं कि तो फिर हमारे लीडर्स ने एओ ह्यूम को लाइटनिंग कंडक्टर की तरह इस्तेमाल किया है। ठीक है, मतलब अगर मगर ये इसका मतलब ये है, सिंपली मैं अगर बताऊंगा कि अगर एओ ह्यूम ने सेफ्टी वैल्यू से मतलब हमारा फ़ायदा उठाया, तो कांग्रेस के लीडर्स ने एओ ह्यूम को फ़ायदा उठा के एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना दी जिससे फ्यूचर में नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाया। फिर तो मतलब ये जो उसने मतलब आईएनसी बनाई, ये सबको पता है कि इसने मतलब आगे नेशनलिज्म को मतलब कितना आगे बढ़ाया, और इसने फ्रीडम तक पहुंचाया इंडिया को, और फाइनली यही आज़ादी दिलाती है इंडिया को। फिर ये इसका मतलब ये है कि फिर तो मतलब ए ओ ह्यूम ने भी, फिर हमने भी इसको लैटिनी कंट्री की तरह यूज़ किया है, क्योंकि हाँ उस समय के लीडर्स ने फिर मतलब जो आईएनसी बनाई, फिर आईएनसी ने ही इन इंडिया वालों को एक सबक सिखाया, और आज़ादी आज़ादी तक पहुँचाया इंडिया को, और आज़ादी दिलाई दी इंडिया को। तो यही मतलब होता है सेफ्टी वैल्यू, मतलब एक एओ ह्यूम ने इंडिया को एक सेफ्टी वाली की तरफ यूज़ किया कि इनको एक पॉलिटिकल सिस्टम बना दीजिए, ये वहाँ पिटिशनर्स रिक्वेस्ट करते रहेंगे और बिजी रहेंगे। लेकिन इंडिया ने बोला चलो अगर आप समझते हो आपने हमें यूज़ किया, लेकिन हमने भी आपको यूज़ किया, और हमने आपने जो आईएनसी मतलब बनाने में हमारी हेल्प की, तो उसी आईएनसी ने आपकी वाट लगा दी वापस। ठीक है, पे इनका डिफरेंस सेफ्टी वैल्यू और लैटिनी कंट्री, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखिए अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएनसी क्या है। देखिए आईएनसी ने एक फाउंड किया डेमोक्रेटिक नेशनल मूवमेंट, इस हम सबको पता है,
और इसने पॉलिटिकली एजुकेट किया लोगों को, मतलब इससे पहले लोगों के पास पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चल रहा है, कैसा हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, लेकिन इसने पॉलिटिकली एजुकेट किया लोगों को। और इसने एस्टेब्लिश हेडक्वार्टर किया फॉर ए मूवमेंट टू डिराइव और नेशनल मूवमेंट। और इसने क्या किया, उसने हेडक्वार्टर्स हर टाइम एक डिफरेंट जगह पर बनाई दी, ताकि जो आईएनसी है ये एक नेशनल मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ सके। और इसने प्रमोट किया किसको, एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी के, मतलब हम मतलब आप दुश्मनी करो जो कॉलोनियल है, मतलब जो ब्रिटिश है, मतलब इसने इनके खिलाफ जो फीलिंग्स, इनके अगेंस्ट फीलिंग्स बढ़ाई, प्रमोट किया। और प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट, और जो हमारी मतलब डिमांड्स थी, मतलब टैक्सेशन कम कीजिए, सैलरी बढ़ा दीजिए, जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो फालतू में उसको कम कर दीजिए। और यही डिमांड्स को मतलब हमें मौका मिला कि हम गवर्नमेंट के मतलब आगे इनको प्रेजेंट करें। और इस आईएनसी ने क्या किया, इसने एक फीलिंग के इसने एक डेवलप की फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी, मतलब इसने एक नेशनलिज्म, एक यूनिटी, नेशनहुड, ब्रदरहुड, मतलब थोड़ा एस्टेब्लिश किया, इस आईएनसी के थ्रू हुआ। और इसने इंडियन नेशनहुड को एक नर्चर किया, एक मोड बना दिया उसका। आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी मॉडरेट्स एक्सट्रीमिटीज़ की मतलब के रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो मैं आपको ये नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये रिलेटेड है। देखिए, मॉडरेट्स 1885 से लेकर 1905 तक इनका पीरियड चला था। मॉडरेट्स मतलब देखिए इसमें कौन कौन सी लीडर्स पहले आते हैं। देखिए, मॉडरेट्स वर स्टेटस बिलीवर्स इन लिबरलिज्म, मतलब ये थोड़ा सेकुलर की तरफ थे, ये थोड़ा मतलब ये हंगामा नहीं करना चाहते थे, ये मतलब थोड़ा पीस से डील करते थे। आप समझो मॉडरेट कहते हैं ना, ये थोड़ा ये बंदा मुझे लगता है मॉडरेट टाइप का है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा गुस्सा वाला नहीं है, इसमें थोड़ा पेशेंस है, ये मतलब समझ सकता है, ठीक है। वैसे आप सकते हैं मॉडरेट्स थे। देखिए मॉडरेट्स में कौन कौन आता है, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, डी वाचा, डब्ल्यू सी बनर्जी, एस एन बनर्जी। और ये थे इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स, आपको याद रखने हैं। देखिए मॉडरेट्स का अप्रोच क्या था, इन्वॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन डिमांड्स थ्रू रेजोल्यूशन पिटिशन मीटिंग्स एट्सेट्रा। देखिए अगर इनकी कोई डिमांड होती थी, मतलब ये कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब डिमांड करना चाहती थी, ये वाले लीडर्स, मॉडरेट लीडर्स, ये किसके थ्रू करते थे, ये एक रेजोल्यूशन पास करते थे, मतलब थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और फिर उसमें कोई मतलब रेजोल्यूशन निकालती थी, और ये फिर गवर्नमेंट के सामने रखती थी, या पिटिशन भेजती थी, रिक्वेस्ट करती थी, कोई पेपर वेपर वगैरह, या मीटिंग्स करती थी। वहीं पे मतलब इनको मतलब ये मतलब लड़ाई नहीं करना चाहते थे, ये डिमांड्स किसके थ्रू मतलब बेचे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, रेजोल्यूशन पिटिशन मीटिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देखिए अगर आपको मतलब क्वेश्चन आ सकता है, वो आ भी सकता है कि कंट्रीब्यूशन क्या रही, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेटर्स इन नेशनलिज्म, या कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेटर्स इन नेशनल मूवमेंट। देखिए इनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ही मतलब अच्छा रहा है, कि इन्होंने भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने मतलब इंडिया के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने भी मतलब बहुत कुछ मतलब किया है। देखिए इन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म किया है, क्यों उन्होंने मतलब जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी ना ब्रिटिश की, उन्होंने इसको मतलब क्रिटिसिज्म किया, इसके अगेंस्ट थे कौन, मॉडरेट्स। देखिए इन्होंने एक थ्योरी लाई, उन्होंने पुट इन मॉडरेट्स वालों ने, जो दादा भाई नारोजी थी, उसने एक फॉरवर्ड की थ्योरी, जिस थ्योरी का नाम है ड्रेन थ्योरी। इसने क्या एक्सप्लेन किया, ड्रेन थ्योरी एक्सप्लेन दैट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, मतलब जो ब्रिटिश है ये मतलब इसने इंडिया को मतलब बहुत नुकसान किया है, मतलब जो भी ड्रेन वगैरह है सब कुछ ये बाहर जा रहा है और इंडिया वालों को कुछ नहीं मिलता है। मतलब इसका मतलब ये है कि मॉडरेट्स वेर एबल टू शो दैट ब्रिटिश रूल इज़ अ मेजर काज ऑफ इंडियन पोवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, मतलब इन्होंने ये साबित किया है कि जो इंडिया में गरीबी आई है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आई है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये ब्रिटिश वालों का हाथ है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सब कुछ जो यहाँ ड्रेन ड्रेन वाला था थोड़ी यही ना, मतलब जो भी यहाँ से दौलत वाला थी उनको वहाँ मतलब अपनी अपनी कंट्री में भेज दिया और यहाँ पे कुछ नहीं रखा था। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक मतलब बेस बनाई दी, इन्होंने मतलब लोगों को अवेयर किया कि ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थे उनको मतलब समझाया लोगों तक, जो मतलब इनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, और जो ब्रिटिश रूल का मतलब मेन कैरेक्टर था, मॉडरेट लीडर्स ने वो मतलब लोगों तक पहुंचाया, मतलब इन्होंने एक बेस बना दी। क्या है ना, ऐसा नहीं कह सकते कि मॉडरेट लीडर्स ने कुछ नहीं किया, इन्होंने भी मतलब बहुत अच्छा काम किया है हमारे नेशनल मूवमेंट में, ठीक है। एंड इवॉल्वेशन ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट्स, मतलब इन्होंने मतलब क्या काम किया है, अर्ली नेशनलिस्ट्स मतलब यही मॉडरेट्स, ठीक है। देखिए इन्होंने अवेकन किया नेशनल सेंटिमेंट, मतलब जो नेशनल्स की मतलब जनरल कंसर्न है उसको लोगों तक मतलब इनको अवेक किया, मतलब होशियार किया लोगों को, इन्होंने लोगों को ट्रेन किया पॉलिटिकल वर्कर्स में, और मॉडर्न आइडियाज़ को पॉपुलर किया।
इन्होंने बेसिकली क्या कि इन्होंने मतलब जो एक्सप्लॉयटेटिव करेक्टर है कॉलोनियल रूल है ना, इसको इन्होंने मतलब एक्सपोज किया, मतलब कि जो ब्रिटिश की जो एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसीज है इंडिया के लिए, उन्होंने इसको एक्सपोज किया। देखिए मतलब देखिए मतलब ये ब्रिटिश वाले कैसे हमारी इकनॉमी को मतलब बैकवर्ड कर रहे हैं, पॉवर्टी कैसे ला रहे हैं, मतलब इन पॉलिसीज़ को एक्सपोज किया कि उन्होंने मॉडरेटिस्ट ने, यही है अर्ली नेशनलिस्ट। लेकिन इनका जो मतलब नेगेटिव पॉइंट है वो है दे फेलर टू वाइड इन दियर डेमोक्रेटिक बेस, कि मतलब इनके जो इनके ऑर्गेनाइजेशन थे मॉडरेट्स की, मतलब इसमें ज़्यादा ज़्यादा लोग नहीं थे। ठीक है, इसमें ज़्यादा लोग नहीं थे। मॉडरेट्स हैड ए नैरो सोशल बेस एंड मासेस प्ले ए पैसिव रोल, कि जो इनकी मतलब सोशल बेस थी, मतलब इनके पीछे लोगों का हाथ वो मतलब बहुत ही कम था, क्योंकि क्या बात है कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे ना, ये मॉडरेट्स थे, दे लैक्ड पॉलिटिकल फेथ इन द मासेस। इनको मतलब जो कॉमन लोग थे, मतलब जो मासेस थे बाकी के लोग, उन पे इनको भरोसा नहीं था। क्यों? क्योंकि मॉडरेट्स बिलीव कर रहे थे कि इंडिया में बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, क्या पता किसकी राय क्या होगी, इसलिए मतलब ये दे लैक्ड पॉलिटिकल फेथ इन द मासेस। कौन? मॉडरेट्स वाले। ये इनका नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे है। और यहाँ पर एटीट्यूड क्या रहा गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट का वापस क्या रहा? देखिए ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट वो पहले से ही दुश्मन थी किसके लिए? कांग्रेस के लिए। फ्रॉम द बिगनिंग जब कांग्रेस बनी तभी से, और ये बढ़ती बढ़ती रही। और इन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉलिंग, इन्होंने कांग्रेस वालों को ये ब्रिटिश वाले क्या कह रहे थे इन कांग्रेस वालों को? सेडिशस ब्राह्मण्स और डिसलॉयल बाबूज, या डफरिन, जो लॉर्ड डफरिन थे, उन्होंने इसको क्या बोला है इन मॉडरेट्स को, जो कांग्रेस वाली थी, उन्होंने इसको बोला ए फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। मतलब ए फैक्ट्री ऑफ सेडिशन मतलब ये मतलब जो ब्रिटिश के खिलाफ बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं सेडिशन। मतलब ये एक आईएनसी एक फैक्ट्री है जो ब्रिटिश के खिलाफ सब कुछ बोलती है। और सेडिशस ब्राह्मण्स इनको बोला गया, आईएनसी वालों को डिसलॉयल बाबूज बोला गया, फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोला गया। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। देखिए फिर यहाँ पर एक और पार्टी की यहाँ पे शुरुआत होती है, जिनका नाम है एक्सट्रीमिस्ट्स। इससे पहले हम बात कर रहे थे मॉडरेटर्स, यहाँ पर हम बात करेंगे अब एक्सट्रीमिस्ट, जो कि क्या है? मिलिटेंट नेशनलिज्म से, मतलब जो इनकी थिंकिंग थी मिलिटेंट नेशनलिज्म की तरह। 1885 से लेके 1905 तक मॉडरेट्स थे, और 1905 से लेके 1990 तक कौन रहेंगे? एक्सट्रीमिस्ट। देखिए ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म कैसे हुआ? अब रेडिकल ट्रेंड रहा इन मिलिटेंट नेशनलिज्म में, जो कब से स्टार्ट हुआ? 1890 से। और इसने मतलब प्रॉपर शेप कब से आई जो मिलिटेंट नेशनलिज्म की? वो जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है ना 1905 में, जब ये ब्रिटिश वाले इस बंगाल को डिवाइड करना चाहते हैं ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वो बोलते हैं बंगाल में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ही मुश्किल है। इवन कि वो चाहते हैं कि हम रिलीजन को डिवाइड करें, क्योंकि बंगाल में हिंदूज़ भी हैं मुस्लिम्स भी, हम इनको डिवाइड करेंगे। लेकिन उन्हें ये मतलब बोल दिया, मतलब इन्होंने झूठ में बोला कि इसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है। हाँ पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन वो रूल एडमिनिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हैं। इवन कि वो चाहते थे डिवाइड है रूल, इसलिए लोग इसके अगेंस्ट आए। उन्होंने बोला कि ये क्या यहाँ पे इन्होंने किया पार्टीशन, अब ये पार्टीशन करने लगे इन मतलब स्टेटस को। तो अब यहाँ पे किसकी स्टार्ट होती है? एक्सट्रीमिस्ट। देखिए क्यों वाई मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रो, मतलब एक्सट्रीमिस्ट्स की क्या ज़रूरत थी, मतलब यह बढ़ मतलब यहाँ अब ग्रो हो गए। देखिए इन्होंने अब इनको समझ आ गया कि नेचर क्या है ब्रिटिश रूल का, कि ये नाउ दे अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। और इकोनॉमिक मिजरीज भी आए थे उसमें, इकोनॉमिक मिजरीज आई थी 1890s में। और उस टाइम भी इन्होंने देखा कि कैसे एक्सप्लोटिव करेक्टर पॉलिसीज कॉलोनियल रूल की रही थी, कोई मदद नहीं आई लोगों को। फैमाइन्स आए थे इस पीरियड में, कोई मदद नहीं रही लोगों को। और 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, अब इन्होंने मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ भी किसके अंडर, मतलब ये भी किसके अंडर हो गए? ये भी अब गवर्नमेंट कंट्रोल की हो गई, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंट्रोल इन्होंने लाया इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को। क्योंकि ये बोल रहे थे कि ये तो अब फैक्ट्रीज बनने लगे। ये बोल रहे थे कि जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, इसमें मतलब लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन करते हैं हमारे खिलाफ, हमारे पॉलिसीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास किया 1904 में। इन्होंने मतलब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को किसके मतलब अंडर लाया? गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए इंडियन यूनिवर्सिटीज़। उसी साल में 1904 में ऑफिशियल सेक्रेटरीज एक्ट आया। उसने मतलब जो प्रेस थी, जो इनकी पॉलिसीज़ को एक्सपोज कर रही थी, स्प्रेड करा रही थी, तो उसको भी यहाँ पर मतलब सर्व किया, बंद किया। और ग्रोथ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हुआ, जो कि यहाँ पर है। आपको आई होप कि आप मतलब थोड़ा नोट्स पे भी ध्यान रखे होंगे, कि ये मैं आपको अब समझाऊंगा। ठीक है,
कि लोगों में थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, सेल्फ रेस्पेक्ट आया, जिसमें मतलब बाल गंगाधर तिलक थे, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये सब कौन किसके लीडर्स थे? एक्सट्रीमिस्ट्स ये लीडर्स थे। इन्होंने नेशनलिस्ट्स को अर्ज किया कि आप जो मासेस है, जो लोकल पीपल है, उन पर आप भरोसा रखिए, क्योंकि मॉडर्स लोकल मासेस थे उन पर भरोसा नहीं कर रही थी, इसलिए वो आगे नहीं ज़्यादा बढ़ पाई। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे ये मतलब जो लोकल मासेस थे उन पर भरोसा करती थी और इन पर मतलब कैपेसिटी रख रही थी। एजुकेशन भी ग्रोथ हुआ, जिसने अवेयरनेस की मासेस में, और कुछ इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस हुए। मतलब इटली को इथोपिया ने हराना है, क्योंकि इथोपिया एक बहुत स्मॉल कंट्री है। जब उसने इटली को हराया, फिर इंडिया वालों ने सोचा हम क्यों नहीं हरा सकते हैं ब्रिटिश वालों को। जब बोर वार्स हुए उनमें भी ब्रिटिश की डिफीट हुई। और जापान विक्ट्री हुआ, रशिया मतलब जापान भी जीत जाता है रशिया से, इवन कि रशिया बहुत बड़ी कंट्री है लेकिन जापान उसको हराती है 1905 में। और ये मतलब उसी टाइम पीरियड में ये इवेंट्स हुए थे आउटसाइड द कंट्री, और इन्होंने मतलब इन्फ्लुएंस किया कि मिलिटेंट जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उनमें एक होप आई, सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि अब हम भी इन ब्रिटिश वालों को सबक सिखाएंगे। और यहाँ पे मतलब डिससेटिस्फैक्शन विद अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेटर्स, और जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे ये खुश नहीं थे, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हुए, मतलब जो अचीवमेंट्स किसने लाए? मॉडरेटर्स ने। क्योंकि जो मॉडरेटर्स थे दे वर पीसफुल, एंड उनकी जो पॉलिसी है उसको मतलब 3P के नाम से, मतलब उनको मॉडरेटर्स को 3P से जाना जाता है, 3Ps। अब इन 3Ps का मतलब आप बोलोगे क्या है? देखिए, प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट। और इनका मेथड था जिससे ये मतलब अपनी डिमांड्स मतलब मांग रहे थे, मतलब ब्रिटिश वालों से। मतलब ये एक्सट्रीमिस्ट्स बोल रहे थे इनको, ये तो भीख मांग रहे हैं, मतलब जो इनकी मेथडोलॉजी है डिमांड्स को मांगने की, ये मतलब एक भीख, ये कहते हैं ना किसी को मतलब किसी के आगे सर झुकाना है। ये बोलते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट्स ये क्या भीख मांग रहे हैं इन ब्रिटिश वालों के सामने, हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और यहाँ पर है रिएक्शन पॉलिसीज़ ऑफ कर्जन, क्योंकि जो कर्जन के टाइम में जो उसने पॉलिसीज लाए थे उस पे मतलब वो भी रीज़न था कि जिसने मतलब किसको इन्फ्लुएंस किया कि यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को मतलब ये वजूद में आ गए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, आपसे सेक्रेटरी एक्ट जिसने प्रेस को मतलब बंद किया, बैन किया कि मतलब ब्रिटिश पॉलिसी को एक्सपोज ना करें। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1905 में जो पास किया गया है, उन्होंने बोला कि जो अब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है ये किसके कंट्रोल में आ जाएंगे? गवर्नमेंट कंट्रोल के। क्योंकि ये ये तो मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये तो मतलब फैक्ट्री बन गई रिवोल्यूशनरी के, क्योंकि ये हमारे खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन करती है, हमारे खिलाफ बोल रही है, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, तो इसलिए इन्होंने इनको अपने कंट्रोल में लाया। और इम्पॉर्टेंट क्या है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ, और इसने भी इन्फ्लुएंस किया कि जो मिलिटेंट नेशनलिज्म थी वो ग्रो हुई इंडिया में। यहाँ पर आपको अब इम्पॉर्टेंट लीडर्स के नाम याद रखने हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। देखिए, एक्सट्रीमिस्ट्स में जो लीडर्स थे उनमें देखिए राज नारायण बोस था, अश्विन कुमार दत्ता था, अरविंद घोष था, लाल बल पाल, देखिए इनको बोलते हैं लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। जो कि बिपिन चंद्र पाल ये वेस्ट बंगाल के थे, वेस्ट बंगाल के लीडर थे। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे, और लाला लाजपत राय पंजाब के थे, जिसको बोलते हैं पंजाब केसरी भी, ठीक है। और ये बोल और ये बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के जो हमारा गोल है वो होगा स्वराज, मतलब सेल्फ रोल। अभी उस टाइम ये नहीं चाहते थे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो, ये चाहते कि हमारा ही हम मतलब अपने किंग को खुद चुने, और हम अपना जो स्टेट है खुद खुद चलाए, कि हमें किसी से मतलब डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं चाहते थे कि हम बिल्कुल ही अलग हो उस टाइम। हालांकि फिर लेटर ऑन जब नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है लाहौर सेशन 1929, इसके बाद स्वराज के बदले अब ये चाहते थे कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहती है। लेकिन इससे पहले ये नहीं चाहते थे, इससे पहले खाली स्वराज मतलब सेल्फ रोल। और एक्सट्रीमिस्ट क्लास किस में भरोसा कर रही थी? मासेस में। पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है ना, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 1905 में, ये इसका मतलब मकसद होता है यही कि हम जो बंगाल है उसको हम डिवाइड करेंगे। जो स्वदेश मूवमेंट है, स्वदेश मूवमेंट हैड इट्स ऑरिजिन इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट है, क्योंकि स्वदेश मूवमेंट इसी के खिलाफ आई कि जो इन्होंने मतलब ये बंगाल को क्यों पार्टीशन किया, कि जो मतलब ब्रिटिश का डिसीजन था कि हम बंगाल को पार्टीशन करेंगे, इसी के अगेंस्ट में एक मूवमेंट आया इंडिया में जिसका नाम था स्वदेश मूवमेंट। स्वदेश मूवमेंट मतलब आप समझ सकते हैं कि जो इंडिया के गुड्स है उनको आप यूज़ करो, इंडिया में जो क्लोथ्स है उनको आप पहनो, खादी यूज़ करो। और जो
और एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ यहाँ पे उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, वो है बाइकाट मूवमेंट। बाइकाट मूवमेंट मतलब इंडिया ने लोगों को बोला कि जो भी ब्रिटिश का आइटम है उसको आप बाइकाट करो, इंडियन जो इंग्लिश स्कूल है इसको मतलब बाइकाट करो, वेस्टर्न कल्चर को बाइकाट करो, और इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन हेरिटेज को प्रमोट करो। साउथ ईस्ट मूवमेंट इंडियन इंडियन कल्चर को प्रमोट करो, हमारा मतलब इंडिया का पहनो, इंडिया का खाओ, सब कुछ करो, इंडिया का मतलब अपने स्कूल्स बनाओ, अपने कॉलेजेस बनाओ, और जो ये ब्रिटिश के कॉलेज स्कूल्स हैं इनको छोड़ दो। ये है मेन डिफरेंस साउथ एशियन बाइकाट मूवमेंट में। ये भी आपको याद रखना होगा कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन कब होता है, मतलब 1905 में, लेकिन फिर फाइनली फार्मल प्रोक्लेमेशन का भी होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 अक्टूबर। ये आपको थोड़ा यहाँ पे नोट करना है, 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफिशियली मतलब आता है, ठीक है, मतलब उसी दिन ये करते हैं। और इस डे को मनाया जाता है मॉर्निंग डे, ठीक है। और उसमें थीम सॉन्ग होता है इस मोमेंट का, अमर सोनार बंगला, जो कि प्रेजेंट डे किसका नेशनल एंथम है, वो बांग्लादेश का एंथम है। और उस दिन को रक्षाबंधन डे भी मनाया गया, इसी दिन में वो आया, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि आप मतलब एक सिंबल ऑफ यूनिटी रहो, आप एक दूसरे को राखी बांधो ताकि हम अलग ना हो सके, क्योंकि ये ब्रिटिश वाले हमको अलग करना चाहते हैं, इसलिए इसको डे ऑफ मॉर्निंग और रक्षाबंधन डे भी मनाया गया, किसको, 16 अक्टूबर को, ठीक है। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि 1911 में इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल किया, मतलब इसको ख़त्म किया। अब इन्होंने बोला कि पार्टीशन ऑफ बंगाल अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म आया ना बंगाल में, मतलब वो बहुत ही खतरनाक था। इन्होंने बोला कि अब तो यहाँ ज़्यादा बवाल हो जाएगा, अब हमें लगता है अब हमें पार्टीशन ऑफ बंगाल को मतलब नहीं लाना चाहिए, इसको अब हम बंद करेंगे। तो यहाँ से मैं अब आपको डिफरेंस बताऊंगा, जो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट थे, आपको यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। देखिए, मॉडरेट्स 1885 से लेकर 1905 तक, देखिए इनकी मेथोडोलॉजी क्या था, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। जो इनकी सोशल बेस थे वो थे ज़मींदार एंड अपर मिडिल क्लासेस। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे, इनका जो सोशल बेस था वो था एजुकेटेड मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि ये मासेस में, लोकलिज्म में भरोसा कर रहे थे एक्सट्रीमिस्ट्स, मॉडरेट्स लोकलिज्म में भरोसा नहीं कर रहे थे। इनकी आइडियालॉजी क्या थी मॉडरेट्स की? इनकी थी वेस्टर्न लिबरल थॉट एंड यूरोपियन थ्योरी। लेकिन जो आइडियालॉजी किनकी थी, एक्सट्रीमिस्ट थी, वो थी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर की, इंडियन हेरिटेज, ट्रेडिशनल सिंबल्स, मतलब इनकी आइडियालॉजी मॉडरेट्स की फॉरेन आइडियालॉजी थी और इनकी इंडियनिस्ट थी एक्सट्रीमिस्ट्स की। मॉडरेट्स का कहना है कि ब्रिटिश केम इन इंडिया एज प्रोविडेंटल मिशन टू इन इंडिया, मतलब इन मॉडरेट्स का कहना है कि ब्रिटिश यहाँ आई है ना, मतलब हमारे लिए फ़ायदा मंद है, क्योंकि ये बहुत अच्छा हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट्स ये नहीं मान रहे थे, ये मान रहे थे कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ये सब बकवास बोल रहे हो आप लोग, ठीक है। ये किनका कहना है? एक्सट्रीमिस्ट्स का। और ये मैंने आपको पहले ही बोला कि मॉडरेटिस्ट डज नॉट फेट इन कैपेसिटीज ऑफ मासेस। इनको मतलब लोगों लोगों जो लोकल थे पीछे, मासेस, उन पे भरोसा नहीं रखते थे। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब ये भरोसा कर रहे थे मासेस में। और इनकी जो डिमांड थी वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थी मॉडरेट्स की, मतलब पेटिशन, प्रेयर्स, रिक्वेस्ट कर रहे थे। और इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन से हैं मॉडरेट्स के? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तायब जी, फिरोज शाह मेहता। और जो डिमांड थी इनकी, एक्सट्रीमिस्ट थी, ये कैसे कर रहे थे, मतलब ये लड़ाई कर रहे थे, बाय फोर्स करना चाहते हैं। और इनकी डिमांड थी स्वराज। उनकी डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, मॉडरेट्स की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करे, कुछ हमें भी रिप्रेजेंटेशन दो अपने काउंसिल्स में, हमें भी मतलब मेंबरशिप दो, हमें भी बिठाओ असेंबलीज़ में, हम भी बात करना चाहते हैं। लेकिन जो ये एक्सट्रीमिस्ट थे ये बोलते हैं नहीं, हमें सेल्फ रूल चाहिए, हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, बाकी हम खुद देख लेंगे, हमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए आपके काउंसिल्स में, ठीक है। और इसके लीडर्स कौन थे? लाला लाजपत राय जो कि पंजाब के थे, बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र के थे, बिपिन चंद्र पाल जो कि वेस्ट बंगाल के थे, अरविंदा घोष। और इनकी मॉडरेट्स की आइडियालॉजी थी 3 P, जो मैंने आपको पहले ही बोला, प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट। और ये एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे बकवास क्या है ये 3 P, ये तो कुछ नहीं है, आप मतलब हार्श मेथड्स अप्लाई करो, ठीक है। लेकिन आपको ये बात भी याद रखना है, आपको मॉडरेट्स की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे प्लेड ए मेजर रोल इन नेशनलिज्म। दे मेड ए बेस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, बट नेवर ऑल इंडिया कैंपेन बाय मॉडरेट्स। आपको मतलब इनका जो जो इनकी इंपॉर्टेंस है, आप टोटली इग्नोर नहीं कर सकते हो कि मतलब मॉडरेट्स ने कुछ नहीं किया। इन्होंने एक मतलब मेजर बेस बनाया नेशनलिज्म का इंडिया में, क्योंकि इन्होंने भी मतलब जो ब्रिटिश के जो पॉलिसीज़ थे, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, सोशल पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसीज़, इनको मतलब इन्होंने एक्सपोज किया है। इन्होंने मतलब इकोनॉमिक क्रिटिक, इन्होंने बोला कि जो हमारी गरीबी है इंडिया में, इसके पीछे किसका हाथ है? ब्रिटेन का हाथ है। जो बैकवर्डनेस है इंडिया में, इसके पीछे भी किसका कारण है? वो है इन्हीं ब्रिटिश वालों का। इसीलिए हम इनका रोल, इनकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट में भी कुछ मतलब लैकनेस थी, क्योंकि
एवरी लीडर हैड ओन व्यू ऑफ स्वराज, कुछ मतलब जो इसमें लीडर्स थे वो स्वराज को डिफरेंट अंदाज में समझ रहे थे। बाल गंगाधर तिलक स्वराज का समझ रहे थे कि ये सेल्फ गवर्नमेंट है, लेकिन अरविंद घोष इसको स्वराज को समझते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर दोनों की इंपॉर्टेंस मतलब अच्छी है। मॉडरेट्स ने भी अच्छा रोल किया है, और जो ये एक्सट्रीमिस्ट है इसने भी मतलब ब्रिटिश को मतलब बहुत तंग किया है। दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छी है, मतलब किसी ने मतलब कोई बुरा काम नहीं किया। अब हम आपका जो टॉपिक है वो है अब मुस्लिम लीग। देखिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ से मुस्लिम लीग जो कि कब बनती है, दिसंबर 1906 में। अब हम यही डिस्कस करेंगे कैसे बनती है। देखिए अक्टूबर 1906 में ग्रुप ऑफ मुस्लिम एलाइट्स वो एक शिमला डिपुटेशन मतलब करते हैं शिमला में, जिसको कौन लीड करता है, लेड बाय आगा खान। और वो किससे मिलता है, लॉर्ड मिंटो। देखिए मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स मैंने आपको इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत में मैंने आपको कुछ लेक्चर्स बनाए, वहाँ मैंने आपको अच्छे से समझाया है। इसको हम दूसरा नाम ये बता सकते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट में। देखिए आगा खान लॉर्ड मिंटो से मिलती है 1906 में, और वो लॉर्ड मिंटो के सामने, लॉर्ड मिंटो कौन था, ये मतलब वाइसराय था उस टाइम। और आगा खान इसके मतलब आगे कोई डिमांड्स रखता है कि हमें आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स दो मुस्लिम्स को, मतलब मुस्लिम्स को आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स दो, और जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसको आप थोड़ा बढ़ा दो काउंसिल्स में। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब यहाँ पे है कि हाँ जो मुस्लिम है, हम मुस्लिम को खाली मुस्लिम चुनेगा, ठीक है। कि मतलब अगर किसी मतलब मुस्लिम मेंबर को चुनना होगा, मुस्लिम मेंबर को अगर चुनना होगा उसको ओनली कौन चुनेगा, ओनली मुस्लिम चुनेगा, बाकी कोई, ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है। और इसी ग्रुप ने जो शिमला डिपुटेशन में लीड किया आगा खान, इसी ग्रुप ने क्या बनाया, मुस्लिम लीग इन दिसंबर 1906 में। और किस ने बनाया, नवाब नवाब सलीमुल्लाह जो कि ढाका का था, और उसके साथ कौन था, नवाब मुहसिनुल मुल्क एंड वकारुल मुल्क। देयर एम वाज लॉयल टुवर्ड्स ब्रिटिश एंड कीप अवे फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जिन्होंने मुस्लिम लीग फाउंड की, किसने, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद मुहसिनुल मुल्क एंड वकारुल खान। इनका एम था कि आप ब्रिटिश के मतलब अब ब्रिटिश के साथ थोड़ा लॉयल रहो, क्योंकि ये हमें ज़रूर, क्योंकि अब तो इंडियन काउंसिल एक्ट आने वाला है 1909 में, वहाँ पे हमारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ये देंगे। तो इसलिए ये मतलब ब्रिटिश के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वरना जो हमारे लिए चॉकलेट आ रहा है, वरना वो चॉकलेट भी चला जाएगा। चॉकलेट मतलब जो इंडियन काउंसिल एक्ट आने वाला था 1909 में, क्योंकि अभी बात चल रही है 1906 में। और ये बोल रहे थे कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर ही रहो, क्योंकि अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करने लगे तो फिर तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है इनके साथ, ठीक है।